रात के इस पैर जॉश की ज़हनी कैफियत बल्कि इसकी सोच पर मुझे बैक वक्त झंझलाहट महसूस हो रही थी। गुस्सा भी आ रहा था और अफसोस भी हो रहा था। इसके साथ ही मैं इसके लिए फिक्रमंद भी थी कि वो ज़हनी हालत में एम्बुलेंस पर सवार था। जॉश ने बड़े वसूख के साथ मुझे बताया था कि लंबे गाँव और सफ़ेद चेहरे वाली वो औरत मारूफ फिल्म निगार जेन ऑस्टन थी। मेरी मालूमात के मुताबिक जेन ऑस्टन 18वीं और 19वीं सदी की लिखारी थी। वो 1764 में पैदा हुई थी और 41 वर्ष की उम्र में 1817 में वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई थी और अब 21वीं सदी चल रही थी। प्राइड एंड प्रोडिजियस नामी नावल 1796 में मंजर-ए-आम पर आया था, यानी महज 20 साल की उम्र में जेन ऑस्टन आलमगीर शोहरत हासिल कर चुकी थी। इस तनाज़ुर में जॉश के ख्यालात और नज़रियात को एक बीमार जहन की पैदावारी कहा जा सकता था। जेन ऑस्टन को तलाश करना 2 सदी कबल किसी मुर्दे के ताकुब करने जैसा था, मगर मैं जिस किस्म के हालात से दो चार थी इसमें मेरे पास फरार का कोई रास्ता नहीं था। सो मैं धड़कते हुए दिल और बोझल कदमों के साथ ग्रीन पार्क की समझ बढ़ गई। मैं हाथ के रास्तों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसलिए मैंने अपने सेलफोन से गूगल मैप ऑन कर रखे थे। जॉश ने मुझे ग्रीन पार्क की तरफ जाने को कहा, जिससे जाहिर होता था कि इसे मालूम था कि जेन ऑस्टन इस पार्क की तरफ गई थी। जॉश ने जहनी हालत में चंद ऐसी बातें की थी जो इस वक्त मेरे हाथ पल्ले नहीं पड़ी थी, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा था। इसने कहा था जेन ऑस्टन मेरे ताक़ुब में माजी से हाल में आ चुकी है, वो हमारे दौर की नहीं है, इसे जल्द से जल्द वापस भेजना चाहिए वगैरह वगैरह। इतनी बारीक और अहम बातें वही कर सकता है जो इस मामले में वसी मालूमात रखता हो। बाकी बातें तो रह गई एक तरफ, लेकिन 2 अफराद को मैंने वहाँ देखा था। एक कोई दुबला पतला सा शख्स, दूसरी जॉश के बयान करदा लंबे गाउन वाली जेन ऑस्टन। जॉर्ज ने इस दुबले शख्स का जिक्र गोल कर दिया था जिसने मेरे अंदर तजस्सुस को कई गुना बढ़ा दिया था। ग्रीन पार्क वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने चंद ही मिनट में वहाँ तक रसाई हासिल कर ली। इसके साथ ही मुझे किसी की सिस्टू की आवाज़ सुनाई दी। मैंने गर्दन घुमाई तो वहाँ एक दरख्त के नीचे मुझे एक इंसान बैठा हुआ दिखाई देने लगा। मैं तेज कदमों से साय की तरफ बढ़ गई। मैं इसके नज़दीक पहुंची तो पता चला वो वही लंबे गाउन वाली रोशन चेहरा औरत थी। वो पार्क में एक बेंच पर बैठी थी। वो बड़े दुख भरे अंदाज में सिसक रही थी। मुझे अपने करीब महसूस करके वोट खड़ी हुई। क्या मैं तुम्हें कोई जहमत दे सकती हूँ? वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। इसकी आवाज़ में नकाहत और शिकस्तगी झलक रही थी, जिसे वो छुपाने की अक्ल इम्कान कोशिश कर रही थी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मैं ग्रीन पार्क की इस बिल्डिंग की तरफ जाना चाहती हूँ। वो कदरे एतमाद से बोली, लेकिन मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा। जॉश की आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजी। जेन ऑस्टन आज के हाथ से वाकिफ नहीं है, वो 200 साल पहले के हाथ से वाकिफ थी जो अब कहीं भी नजर नहीं आता था। ग्रीन पार्क तो यही है, मैंने अपने सेलफोन के मैप पर निगाह दौड़ाते हुए कहा, लेकिन इस बिल्डिंग मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। ये सुनते ही वो रोने लगी। वो बिल्डिंग इधर ही तो थी, वो गलूगीर लहजे में बोली। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ चलेगी। मैं अपने घर को ढूंढ नहीं पा रही। मुझे कुछ पता नहीं कि मेरी माँ और बहनें कहाँ हैं। मिस ऑस्टन, मैंने धीरे से पुकारा। इसने निगाह उठाकर मुझे देखा। इसके चेहरे पर मुझे गहरा खौफ और रास दिखाई दिया। वो अजीब से लहजे में बोली, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि आप कौन है सर। मैं आपको नहीं जानती, लेकिन इससे पहले आप मुझे कहीं नजर भी नहीं आए सर। इसके तर्ज तहातुब से मेरे दिमाग को हल्का सा झटका लगा। वो मुझे कोई मर्द समझ रही थी और मैं इसके ऐसा समझने का जवाब भी जानती थी। इसके इत्मीनान और तसल्ली की खातिर मैंने अपने चेहरे को ऐसे जाविये पर ले आई जहाँ स्ट्रीट लाइट की रोशनी सीधे मेरे मुंह पर पड़ रही थी। मेरा नाम एमा है और मैं एक औरत हूँ। मैं अपना तारुफ कराते हुए बोली, मैं आपको जानती हूँ, मैंने आपकी तस्वीर देखी, आप जेन ऑस्टन है, एक नामवर नावल निगार। इसकी आंखें चमक उठी और चेहरे पर भी इत्मीनान दिखाई देने लगा। तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारे नाम से तो यही लगता है कि तुम एक औरत हो। वो मेरे चेहरे पर निगाह गाड़ कर खामोश हो गई, मगर तुम्हारे लिबास और हेयर स्टाइल बिल्कुल मर्दू जैसा है। वो मेरे चेहरे पर निगाह डालकर कदरे मुतमईन हुई और बोली, मगर तुम्हारा लिबास और तुम्हारे हेयर स्टाइल बिल्कुल मर्दू जैसा है, इसलिए मैंने तुम्हें सर कहा। आई एम सॉरी। सॉरी कोई जरूरत नहीं मिस ऑस्टन, मैंने बेपरवाही से अपने बॉय कट बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। क्या तुम किसी थिएटर में काम करती हो? इसने पूछा। या तुमने किसी मर्द का बेस बदला हुआ है? मेरे लिए इस बात की वजाहत करना मुश्किल था कि आजकल औरतें और लड़कियां इसी तरह के कपड़े पहनती हैं और इसी तरह के बॉय कट कराना पसंद करती हैं। दूर से नज़दीक पहुंची हुई एक बात ने मुझे जवाब देने से बचा दिया। इसके इंजन की महसूस मुहीब आवाज़ हमारी समाज से टकरा रही थी। इलावा नहीं, बस की हेडलाइट से खारिज होने वाली रोशनी बड़े बेतरतीब अंदाज में उछल कूद वाला नाच जारी रखे हुए थी। जेन ने भी वो मुतहरिक लाइट्स देख ली और बस की आवाज़ भी इसके कानों तक पहुंच चुकी थी। ये क्या शाह है? वो हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात के साथ मुझे देखते हुए मुस्तफिर हुई। ये बस है मिस ऑस्टन, बस। वो इल्जन ज़दा नज़र से मुझे तकने लगी। इस दौरान मज़कूरा बस हमारे सामने पहुंच गई। मैंने बस की समत इशारा करते हुए वजाहत करने वाले अंदाज में कहा, मिस ऑस्टन, ये एक तरह की सवारी है जो मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। आप इसे एक कोच कह लें, मगर कोच तो ऐसी नहीं होती। इसने शक्की नज़रों से मुझे देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आप अपने घर कैसे जा सकती हैं। मैंने मौजू को तब्दील करते हुए कहा, लेकिन इसके लिए हमें वापस रोमन बास की तरफ जाना होगा। क्या तुम इस लुटेरे के साथी हो? इसने घूर कर मुझे देखा, जो मेरे नावल के मुसद्दे को चुराना चाहता है। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे चंद सफ़ात छीने हैं, मगर वो काफ़ी सारे सफ़ात साथ ले भागा है। लम्हाती तवक्कुफ करके इसने गहरी सांस खारिज की और फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं नहीं जानती वो इन सफ़ात के साथ क्या करना चाहता है। हो सकता है कि वो मेरे लिखे हुए नावल को चुराना चाहता हो।
लेकिन मैं इसकी ये नापाक ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगी। इसने मज़कूरा चंद सफ़ात को अपने सीने पर मजबूती से भींच लिया और बेहद जज्बाती लहजे में इजाफा करते हुए बोली, मैं इसे अपनी औलाद समझती हूँ, ये मेरा बच्चा है। मैं इसे उसको जानती हूँ जिसे आप कोई चोर उचक्का समझ रही हैं। मिस आर्मस्ट्रांग, मैंने साहब को इसे काम लेते हुए कहा। वो यहाँ नज़दीक ही एक अपार्टमेंट में रहता है, लेकिन इस वक्त वो अस्पताल में है। किसी ने इस पर कातिलाना हमला किया है। इसने अपने सीने पर मजबूती से संभाले हुए पेपर्स को बगौर देखा और इस कागजात के बाज़ कोनों पर खून लगा हुआ नजर आया। इस खून ने मेरी तहरीर को मुतासर नहीं किया। वो इत्मीनान भरी सांस लेकर बोली, मैं बआसानी इन्हें पढ़ सकती हूँ, मगर मेरी अभी तक ये समझ में नहीं आया कि वो आखिरकार मेरे नावल के मुसवदे के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा हुआ है। तो तुम इसे जानती हो, मुझे बताओ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मिस आस्टन, आप अपने जहन पर ज़्यादा जोर ना दें, मैंने रसानियत भरे लहजे में कहा। मैं दिल से आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं चुराए हुए तमाम पेपर इस शख्स से लेकर वापस आपके हवाले कर दूंगी, ये मेरा वादा है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन इस मकसद को पाने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? इसने चौंकते हुए लहजे में पूछा। तो मुझे कहाँ ले जाना चाहती हूँ? जहाँ इस शख्स ने आपके पेपर्स रखे हुए हैं। मैंने जवाब दिया, वो जगह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। जब आपके खोए हुए पेपर्स वापस मिल जाए तो इसके बाद आपको अपने घर पहुँचा दिया जाएगा। वो मुझ पर भरोसा करके मेरे साथ चल पड़ी। हम रोमन बास के पास से गुजरकर इस मकाम पर आ गए जहाँ जहाज के मुताबिक वो पोर्टल था। इसके तवस्सुत से माजी, हाल और मुस्तकबिल में छलांग लगाई जा सकती थी। सच्ची बात तो यह थी कि मज़कूरा पोर्टल मुझे पहले दिखाई दिया था और ना अभी नजर आ रहा था, लेकिन एक जीती जाती नाकाबिले यकीन हकीकत मेरे सामने मौजूद थी। उसके अपार्टमेंट के करीब पहुंचने ही वाले थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते इस बारिश ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। हमने अपनी रफ्तार अगरचे हासिल तेज कर ली, लेकिन खुद को भीगने से बचा ना सके। मेरे पेपर खराब हो जाएंगे। मेरे साथ चलते हुए जेन ऑस्टन ने बेचारगी से कहा। मैं इसकी परेशानी को बखूबी समझ चुकी थी। इसने चंद मिनट पहले मुझे बताया था कि इसकी तहरीरें इसके लिए औलाद जैसी हैसियत रखती हैं। कोई भी माँ अपनी तहरीर को किसी किस्म का जरर पहुँचने नहीं देख सकती। जेन ऑस्टन की तशवीश बजा थी। आप इन पेपर्स को मेरे बैग में रख दें, मैंने तामुन अमेज़ लहजे में कहा। घर पहुंचकर मैं इन्हें आपके हवाले कर दूंगी। इसने कोई तरद्दुद किया और ना ही कोई एतराज़। अगले ही लम्हे जेन ऑस्टन का कीमती असा मेरे बैग में मुंतकिल हो चुका था। थोड़ी नाक बूझ चढ़ाने के बाद वो मर्दाना कपड़े पहनने पर राजी होगी। अगर कोई और मौका होता तो वो मेरी बात मानने से इनकार कर देती। 2 सदी पहले के दौर से ताल्लुक़ रखने वाली जेन ऑस्टन को ये बात अच्छे तरीके से मालूम थी कि गीले लिबास में ज़्यादा देर रहने से बीमार पड़ सकती है। तहाँ मैंने इसे अपना कॉटन का एक नाइट सूट गाउन भी दिया ताकि वो चैन और आराम से सो सके। हम फ्रेश हो चुके तो मैंने प्राइड एंड प्रोडिजियस की एक कॉपी से थमा दी। इसने मज़कूरा नावल को मेरे हाथ से लेने के बाद एक नज़र से देखा। मैंने इसके चेहरे और आंखों में हैरानी भी देखी और पूछा, ये क्या है? इसने सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, इस किताब पर मेरा नाम क्यों लिखा हुआ है? मैंने भीगे हुए पेपर अपने बैग से बरामद किए और इन्हें एहतियात से मेज़ पर फैला दिया। इनमें वो पेपर शामिल नहीं थे जो जॉर्ज ने मुझे बैग में रखने के लिए दिए थे। ये तुम्हारी वो कहानी है जिसे तुम फर्स्ट इंप्रेशन के नाम से जानती हो। मैं कदरे बेदकल्फी से बोली। ये नावल इसी टाइटल के साथ छाया हुआ था। इसकी आंखें चमक उठी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो हैरत भरे लहजे में बोली। इस किताब के कवर पर मेरा नाम छुपा हुआ है, लेकिन कैसे? परेशान होने की जरूरत नहीं मिस ऑस्टन, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। जब आपका पहला नावल मंजरे आम पर आया था, इस पर सिर्फ ये लिखा हुआ था, फर्स्ट इंप्रेशन बाय ए लेडी। इसके बाद नावल पर आपका नाम भी छाया हुआ था। 1 मिनट वो सोचती हुई नजरों से मुझे देखते हुए बोली, तुमने अभी कहा मेरा पहला नावल? इसकी आंखों में एक सनसनी है सवाल उभरा। क्या मेरे और नावल भी छाया हुए? इसकी आंखों में एक सनसनी है सवाल उभरा। क्या मेरे और नावल भी शाया हो चुके हैं? इसने मुझसे पूछा। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? क्या मेरे बाप ने या मेरे भाई ने इस उलझन को सुलझन में बदलने के लिए मैंने इसे बता दिया कि वक्त कौन सा चल रहा है और ये कि वो 2 सदी के बाद के दौर में मेरे सामने बैठी हुई है। वो बड़ी शिद्दत से नफी में गर्दन झटकते हुए बोली, मैं नहीं मानती। ठीक है, मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो फिर इन चीज़ों के बारे में क्या कहोगी? मैंने अपार्टमेंट में मौजूद घरेलू इस्तेमाल की मॉडर्न अशिया बाहर सड़क पर मौजूद जदीद कारों की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरे एक के बाद एक इस्तफसार से इसके चेहरे का रंग उड़ गया। इस वक्त वो मुझे शदीद जज्बाती कश्मकश में दिखाई दी। एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो बेहोश हो जाएगी। ये सब शैतान का किया तरह है। वो अजीब से लहजे में बोली, इसने अपनी शैतानी कुव्वत से ये सब तहलीक किया है। किसी ने मुझे बताया था कि इस इलाके में बहुत लोग शैतान की पूजा करते हैं। मैं कहाँ फंस गई हूँ? और फांसी होगी। मैं इस जगह कैसे पहुंचूंगी जहाँ मेरे माँ बाप और मेरे बहन भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं? मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस पहुंचा सकती हूँ मिस ऑस्टन, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन इसके लिए मुझे अपने दोस्त जॉर्ज से बात करना पड़ेगी। कौन जॉर्ज? मेरी बात मुकम्मल होने से पहले इसने सवाल किया। वही शख्स जिसे तुम कोई बदमाश समझ रही हो। मैंने बताया, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और अपार्टमेंट इसी का है। इसके चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा। मुझे आराम की ज़रूरत महसूस हो रही है। मैंने तवील जवाई लेते हुए कहा, मैं सोना चाहती हूँ। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो इस किताब का मुताला कर सकती हो। बात के इख्तिताम पर मैंने इसके नावल प्राइड एंड प्रोडिजियस की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसने मज़कूरा किताब को उठा लिया और इसके कवर की तारीफ करने के बाद बोली, मुझे ये टाइटल बहुत पसंद है। लेकिन ये सुनकर मुझे हैरत हो रही है कि ये नावल शाया भी हो गया है। मुझे ऐसी उम्मीद तो नहीं, लेकिन वो बोलते बोलते अचानक रुक गई
और नामालूम ख्यालों में खो गई। मैंने इसे हकीकत की दुनिया में लाते हुए कहा, मिस आस्टन, तुम्हारे 6 नावल शाया हो चुके हैं। तुम्हारे नावल्स पर बनने वाली टीवी सीरीज और मूवीज बेहद मकबूल है। मेरा ये दोस्त भी तुम्हारे नावल प्राइड एंड प्रोडिजियस पर एक मूवी बनाने वाला है, मगर जरा मुख्तलिफ अंदाज में। क्या कहा? वो चौंकते हुए लहजे मुस्तफसिर हुए। मुख्तलिफ अंदाज से तुम्हारी क्या मुराद है एमा? जॉश अपनी मूवी में बेनेट सिस्टर्स को उम्मीद दिखाने वाला है। मैंने जवाब दिया, सत्यानाश। वो हफ्की भरे लहजे में बोली, इसका मतलब है तुम्हारा दोस्त मेरी कहानी की रूह के साथ खिलवाड़ करने जा रहा है। नावल की हीरोइन एलिजबेथ बेनेट की खुददारी और लंदन के तबका उमरा के तासुब के माबैन एक सनसनीखेज जंग है, जिसमें दौलत और तासुब को शिकस्त होती है और गरीब एलिजबेथ बेनेट का अपनी जात पर इतमाद, अपने खानदान पर फख्र जीत जाता है। मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करती हूँ मिस आस्टन। मैंने इस बात में हिस्सा नहीं लाते हुए कहा, लेकिन तुम तो जानती हो ये मर्द कितने जिद्दी और हरदर्म होते हैं, किसी की एक नहीं सुनते। मैंने जॉर्ज को लाख समझाया कि वो इस नावल के साथ छेड़छाड़ ना करे, मगर मेरी नसीहत इसके पहले नहीं पड़ी। तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, तुम एक मशहूर शख्सियत हो। दुनिया में तुम्हारी तहरीरें ज़ौक़ शौक से पढ़ी जाती है। लाखों लोग तुम्हारे चाहने वाले हैं। उन्होंने प्राइड एंड प्रोडिजियस पढ़ रखा है। जॉर्ज की यह हरकत उसे खुद ही महंगी पड़ जाएगी। वो अकीदत भरी नजरों से देखते हुए बोली, एमा तुम बहुत अच्छी हो। शुक्रिया, और आप भी मिस आस्टन। मैंने ज़रा मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं सोने जा रही हूँ। कल रात हम तुम्हें तुम्हारे घर भेजने की कोशिश करेंगे। वो उस बात में सारी लाकर आएगी। अगली सुबह मैं बेदार हुई तो जेन आस्टन को एक चायदानी उठाए अपार्टमेंट में इधर उधर घूमते देखा। इसके चेहरे पर मुझे हद दर्जा उलझन और तफक्कुर नजर आया। मुझ पर निगाह पड़ी तो परेशानी का आलम वाली। मैं चाय की शदीद तलब महसूस कर रही हूँ। इस घर में कोई चूल्हा ही नजर नहीं आ रहा। तुम लोग खाना वगैरह कैसे बनाते हो? इसके मासूम और फिक्र अंगेज सवाल पर मेरा दिल कहका लगाने को चाहा, लेकिन मैंने अपने जज्बात को अंदर ही दबाया और मुतदिल अंदाज में कहा, आए मैं बताती हूँ। मेरे लहजे में इसके लिए बेहद एहतराम शामिल था। आप सब कुछ अपनी आंखों से देखें। मैंने बरकी केतली में पानी भरने के बाद इसका प्लग सॉकेट में लगाकर बटन ऑन किया। मैंने इसके लिए चाय और अपने लिए काफ़ी तैयार की। इस दौरान में वो मुझे मुतज्जिब नज़रों से देखती रही। नाश्ते से फारिग हो जाने के बाद मैंने ड्रायर में इसके लिबास खुश्क किया और इस पर इस्त्री कर दी। फिर मैंने इसे वॉशरूम में ले गई और तमाम नल और शावर का इस्तेमाल करने का तरीका समझाया। वो बस ज़हीन थी, जल्दी समझ गई। आप आराम से नहाएं और अपना लिबास पहन लें। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, इस घर में आपके लिए कोई खतरा नहीं है। मैं अपने जख्मी दोस्त को देखने के लिए अस्पताल जा रही हूँ। जल्दी लौट आऊंगी। घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं। इसने मेरी हिदायत पर साथ किया और मैं अपार्टमेंट से निकलकर अस्पताल की जानिब रवाना हो गई। पिछली रात सोने से पहले मैंने अस्पताल फ़ोन करके जॉर्ज की हैरियत मालूम कर ली थी और इसकी हालत खतरे से बाहर थी और वो इस वक्त गहरी नींद सो रहा था। डॉक्टर इसे हंगामी ट्रीटमेंट दे रहे थे। मैं अस्पताल पहुंची तो जॉर्ज को पट्टियों में जकड़े हुए पाया। इसकी हालत तसलीबख्श नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इससे बात हुई तो वो बड़े इत्मीनान से बोला, एमा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने जख्म को रफू कर दिया गया है। डॉक्टर ने मेरे जख्म को रफू कर दिया है और वो मुझे कल डिस्चार्ज कर देंगे, या हो सकता है कि आज ही शाम तक मुझे इजाज़त मिल जाए। जॉर्ज, जब तक अस्पताल वाले तुम्हें खुद डिस्चार्ज ना करें तुम यहाँ से हिलोगे भी नहीं। मैंने तब भी करने वाले अंदाज में कहा। वो मेरी सुनी अनसुनी करते हुए मुतजस्सिस अंदाज में बोला, क्या तुम्हें वो मिल गई है? हाँ, मैंने धीमे लहजे में जवाब दिया। वो इस वक्त तुम्हारे अपार्टमेंट में आराम कर रही है। आज रात हम इस पोर्टल के जरिए वापस इस दुनिया में भेज देंगे। वो बड़े अज़म से बोला, पोर्टल आज रात के बाद ही काम करता है। हम नहीं, सिर्फ मैं। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, तुम्हें किसी मुहिम में कूदने से पहले खुद को ठीक करना होगा। लेकिन वो तुमसे खफा है। मुझसे खफा? इसने बेयकीनी से मुझे देखा। मगर क्यों? क्या इसलिए कि मैं इसके मैन्यूस्क्रिप्ट के पीछे पड़ा हुआ हूँ? इसकी एक वजह यह भी है, लेकिन इसकी नाराजगी का सबब कुछ हो रहा है। क्या सबब? वो इल्ज़ा नज़रों से मुझे देखने लगा। तुम अपनी मूवी में बेनेट सिस्टर को गरीब की बजाय अमीर दिखाने वाले हो। मैंने कहा, यह तुम्हारा आइडिया से बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा कैसे मालूम हुआ कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ? इसने शख्स नज़रों से मुझे देखते हुए कहा, तुमने इसे बताया होगा। हाँ, मैंने सर को उस बात जुम्बश थी। वो बहुत ही मासूम और बेजरन है। मैं इससे गलत बयानी नहीं कर सकता। मेरी बिलास से वो बेपरवाही से बोला, हम बहुत जल्दी से वापस भेज देंगे। फिर इसकी हफ्गी और भरमी और नापसंदगी से मेरे मनसूबे की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने जो सोचा है वो मैं कर करूँगा। जॉर्ज की हरदर्मी पर मुझे गुस्सा है, लेकिन मैंने इसकी सेहत के वजह से इसे कुछ न कहा और मुतदिल अंदाज में पूछा, मुझे बताओ गुज़श्ता रात तुम्हारे साथ क्या वाक़या पेश आया? वो कोई लुटेरा था और अंधेरे का फायदा उठाकर मुझे लूटना चाह रहा था। जॉर्ज ने बताया, मगर इसे मेरे पास ज़्यादा कैश नहीं मिला, जिसने इसका दिमाग ख़राब कर दिया और झंझलाहट में मुझे जख्मी करके भाग गया। मैंने पुलिस को भी यही बयान लिखाया है, लेकिन तुम्हारे बयान को मैं हजम नहीं कर पा रही। मैंने टटोले में नजरों से देखा। मुझे सच बताओ कि तुम पर हमला किसने किया था? वो मैं थी। मुझे अपने अकब से एक सुरीली आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा। वो एक पतली दुबली इंतहाई पुरकशिश और हसीनो जमील लड़की पर्दे के पीछे से निकलकर जॉर्ज के बेडरूम की जानिब बढ़ रही थी। इसके लंबी सुनहरी बाल इसकी खूबसूरती में कई गुना इजाफा कर रहे थे। एमा, ये सेरीना है। जॉर्ज ने इस दिलकश लड़की का तारुफ कराते हुए बताया। सेरीना प्राइड एंड प्रोडिजियस का लीड रोल अदा कर रही है। लिडिया का रोल? मैंने सेरीना को अपनी निगाह में रखते हुए दोहराया। 5 बेनेट सिस्टर में सबसे छोटी लिडिया बेनेट, गब्बास और मनमोजी, जो एक हैंडसम मिलिट्री ऑफिसर जॉर्ज विक से दिल लगा बैठी थी, फिर इसी मिर्जादे के साथ घर से भाग निकली थी। बिल्कुल भाई, जॉर्ज ने तस्दीक करने वाले अंदाज में कहा। तुमने जॉर्ज पर कातलाना हमला क्यों किया? मैंने एक कड़वे लहजे में कहा। मुझे याद है कि गुज़श्ता रात मैंने एक दुबले पतले ह्यूले को जॉर्ज के नज़दीक से गुजरकर तारीकी का संबंध देखा, तो वो ह्यूला यही सेरीना थी, तुम्हारी वजह से। सेरीना ने शाफंगेज लहजे में जवाब दिया। मैंने इस्तफसार तलब नजरों से इसे देखा और पूछा, मेरी वजह से क्यों? मैंने नाखून घिसने वाली रेती से जॉर्ज पर हमला किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इस कदर जख्मी हो जाएगा। मैं गायबाना तौर पर तुम्हें जॉर्ज के एक पुरानी दोस्त की हैसियत से जानती हूँ।
हूँ, दोस्ती अपनी जगह, मगर मैं धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मानी है इस अंदाज में थमी तो मैं पूछे बगैर ना रह सकी। तुम किस धोखाधड़ी की बात कर रही हो सरीना? जॉश ने मुझे बताया नहीं था कि तुम आ रही हो, वो ज़हरमुंद लहजे में बोली। लेकिन जब मैंने जॉश को तुम्हारे साथ रोमन बाग की तरफ जाते हुए देखा तो मेरा माथा ठनका। मैं इस वक्त एक बार से खूब पी कर घर वापस जा रही थी, इसलिए मेरा दिमाग और हवास पूरी तरह मेरे काबू में नहीं थे। फिर तुम मेरी निगाह से ओझल हो गई। जॉश भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इस सूरत हाल ने मुझे पागल बना दिया। मैं गहरी नजर से सरीना को घूरने लगी। वो जितनी खूबसूरत थी इससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी साबित हो रही थी। अगर गुज़श्ता रात वो चर्च के पीछे जाग लेती तो यकीनन मैं से नजर आ जाती और फिर वो मुझे जहमी करने में एक लम्हे की ताहीर भी न लगाती। मैं इसके जुनून को अच्छी तरह समझ रही थी। जॉश ने मुझे तुम्हारे बारे में बस सरसरी सा बताया था। वो अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बोली, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इसके बहुत करीब हो। ये नामुराद मेरे साथ ताल्लुक रखते हुए तुम्हें भी दादे आयश दे रहा है। ये तो खुली धोखाधड़ी है ना सरीना, तुम किसी संगीन गलतफहमी का शिकार हो रही हो। मैंने इसे समझाने वाले अंदाज में कहा, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं जो तुम समझ रही हो। अगर कभी हम एक छत के नीचे रहे भी हैं तो हम अलग अलग बेडरूम में रहे हैं। सरीना ने शक आलूदा नजरों से जॉश की तरफ देखा। जॉश ने तस्दीक करने वाले अंदाज में गर्दन हिला दी। सरीना पाँव पटकते हुए वहां से चली गई। तुमने पुलिस को सरीना के बारे में क्यों नहीं बताया? मैंने जॉश से पूछा। इस बात दिमाग लड़की को सजा मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी फिल्म छोड़कर ना जाए। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, लिडिया के किरदार में वो किसी नगीने की मानद फिट है। तुम फिक्र ना करो, मैं इसे मना लूंगा। लेकिन मुझे ये आसान नजर नहीं आ रहा। मैंने अपनी राय दी। मुझसे ये गलती हो गई कि मैं सरीना की खूबसूरती का गरोविदा हो गया हूँ और इसी वारफगी में इस तरह की वादे भी कर बैठा हूँ वगैरह से जिद्दी से बोला। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि किसी डायरेक्टर को अपनी फिल्म कास्ट में शामिल कर लेना लेडी स्टार के साथ कुर्बतदारी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, वरना वो सर चढ़कर बैठ जाती है और इनसे काम लेना मुश्किल हो जाता है। तुम्हें पता है सरीना मुझसे क्या मुतालबा कर रही है? मुझे भला क्या मालूम होगा? मैंने इसकी आंखों देखते हुए कहा, वो मेरी नहीं तुम्हारी मंजूरी नजर है। जॉर्ज के चेहरे पर शर्मिंदगी के तसरात नमूदार हुए। मैं उठ खड़ी हुई। वो कह रही है कि इसे एलिजाबेथ बेनेट का किरदार दे दो। जॉर्ज ने बताया वो मुझसे फिल्म की हीरोइन का रोल मांग रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर इसने रुक कर एक झुरझुरी ली और इन अल्फाज में अपनी बात मुकम्मल कर दी। खुदा का शुक्र है कि सरीना ने जेन को नहीं देखा, वरना वो इस अजीम नावल निगार को भी कत्ल करने से बाज ना आती। मैं इसकी दीवानगी और बददिमागी से इस तरह वाकिफ हूँ, इसलिए तो मैंने इसे लिडिया का रोल दिया है। ओके, मैंने सरीना के जिक्र में अदम दिलचस्पी का इजहार करते हुए, अगर अस्पताल वाले तुम्हें आज ही किसी वक्त डिस्चार्ज करने की बात करें तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। सूरत दीगर आज रात अकेली ही जेन ऑस्टन को बदरिया बोतल वापस भेजने की कोशिश करूंगी। और मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ करके वाशगाफ अंदाज में अपनी बात मुकम्मल की। मैं जेन की हर शय इसे लौटाने का फैसला कर चुकी हूँ, बशमूल इसका नावल। मैं जॉर्ज के तासुरात देखने या इसका जवाब सुनने के लिए वहां रुकी नहीं और इसने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। वो आधी रात कामल हो चुका था। मैं और जेन ऑस्टन रोमन बाथ के करीब पहुंच चुके थे। जेन ने अपनी कलमी मुसवदे के सफ़ात को सीने पर मजबूती से थाम रखा था और हाथ से नर्वस दिखाई दे रही थी। मैंने इसके मतलूबा नावल की एक कॉपी और इन सब चीज़ों को कपड़े के एक थैले में रखने के लिए कहा। वो चलते चलते रुक गई और बोली, मैं समझती हूँ यहाँ से कोई एक शय भी मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ें वापसी के सफर में मेरे लिए रुकावट बन सकती है, लेकिन मैं इस टाइटल को फर्स्ट इंप्रेशन से ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। मैंने इसकी बात के जवाब में कुछ ना कहा। हम जॉर्ज की बताई हुई जगह पर पहुँच गए तो इसने मुझे वातिफ किया, माँ मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी दुनिया में वापस भेजने में कामयाब हो जाओगी। तुम एक नेक नीयत, सच्ची और पुरखुलूस औरत हो। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी तहरीर को सराहा। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि 200 साल गुजर जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहूंगी। तुमने मुझे हिम्मत और हौसला बचाया। अब मैं और भी दिल लगाकर काम करूंगा। बात करते हुए वो पोर्टल की जानिब पेशकदमी भी जारी रखे हुए थे। मैं इससे कुछ फासले पर रुक गई क्योंकि मेरा 2 सदी पीछे जाने का कोई इरादा नहीं था। वो एन पोर्टल के मुकाम पर पहुंचकर रुक गई। फिर मुड़कर मेरी तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से बोली, अपने दोस्त को बता देना कि मैं इससे नाराज नहीं हूँ। जॉर्ज का आइडिया मुझे पसंद आया। वैसे आता मेरे मुंह से निकला, कौन सा आइडिया? एलिजाबेथ बेनेट को अमीर बनाने का आइडिया। और वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोली, नावल की थीम को देखते हुए अगरचे जॉर्ज की ये कोशिश मुझे कायज लगती है, लेकिन वो ड्रामाई अंदाज में मुतवक्किफ हुई और इस जज्बाती सिचुएशन ने मेरी आंखों में आंसू बहा दिए। मुझे यकीन था कि जैन की भी कुछ ऐसी ही हालत होगी। गुड लक मिस ऑस्टन, मैंने बर्राई हुई आवाज में मुखातिब किया। वो एन पोर्टल के मुकाम पर खड़ी थी। पूरी सराहत ठंडी हवा चलने लगी। जैन के माथे पर बिखरी हुई बालों की लिट हवा में हरकत करने लगी। वो किसी भी लम्हे मेरी निगाहों से ओझल होने वाली थी, इसलिए मैंने इसे गुड लक कह दिया। लेकिन वो अपनी अधूरी बात को मुकम्मल करते हुए ठोस लहजे में बोली, एक दौलतमंद लड़की किसी गरीब लड़की की निस्बत ज्यादा महफूज और खुश रह सकती है। मैंने औरत की हमायत और इसके हकूक में बहुत कुछ लिखा है। मैं समझती हूँ कि लड़की या औरत के पास दौलत की कमी ना हो, इसके पास अपना आलीशान घर हो और ऐसी ही इस्तेमाल की दूसरी शाह हो तो किसी मर्द की बांदी बांधकर सिसक कर जिंदगी नहीं गुजारना पड़ेगी। तुम्हारे दोस्त ने एलिजाबेथ बेनेट को अपनी मूवी में एक खाती पीती लड़की दिखाने का फैसला करके मेरा दिल खुश कर दिया है। माँ, यह बस्ता हवा में अचानक तेजी आ गई। मुझे अपने बदन में कपकपी तारी होती महसूस हुई। पोर्टल काम कर रहा था, गोया जेन के जाने का वक्त करीब आ गया था। गुड बाय मिस ऑस्टन, मैंने बोझल दिल से कहा। ऑल द बेस्ट। इस मिस ऑस्टन वाले तकल्लुफ की जरूरत नहीं माय डियर एमा। इसकी नहीफ सी दोस्ताना आवाज मेरी समात तक पहुंची। तुम मुझे सिर्फ जेन कह सकती हो और अपने दोस्त को मेरा पैगाम पहुंचा देना। इसकी आवाज मदम से मदम होती जा रही थी। मुझे बकायदा कान लगाकर आवाज सुनना पड़ रही थी। जॉर्ज से कहना कि वो अपनी मूवी की हीरोइन एलिजाबेथ बेनेट का नाम तब्दील करके एमा रख दे तुम्हारे नाम पर। वो जोर देकर बोली, ये मेरी ख्वाहिश है। आवाज आना बंद हो गई थी। वो भी मेरी निगाह से ओझल हो गई।
पोर्टल ने अपना काम कर दिखाया था। जेन ऑस्टन 2 सदी पीछे अपने ज़माने में पहुंच चुकी थी, अपनी अनमिट यादों का जहीरा मेरे पास छोड़कर। मैं बोझल दिल और मुजहमिल कदमों के साथ जॉश के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगी।